तो भैया निक फ्यूरी एक स्क्रल से ब्याह करने के बाद क्या समझ रहे थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि निक फ्यूरी को उस स्क्रल से प्यार है या फिर उस चेहरे से जो उस स्क्रल ने ओढ़ रखा है। आई मीन ये सब काफी अजीब है यार, पर चाहे जो भी हो ये सीरीज मजाक नहीं कर रही। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। तो हाल ही में सीक्रेट इन्वेजन का 3rd एपिसोड रिलीज हो गया और इसके साथ खड़े हुए कई सारे सवाल जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसी स्क्रल पर भरोसा नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एपिसोड स्टार्ट हुआ कुछ स्क्रल्स को ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर्स का रूप लेके एक सबमरीन के मिसाइल लॉन्च का प्लान एग्जीक्यूट करते हुए, जहां पर नया नवेला स्क्रल सोल्जर बीटो थोड़ा कंफ्यूज दिखाया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से आगे चलकर किसी न किसी मोमेंट में इस सीन को कॉल बैक जरूर किया जाएगा। फिर ग्रेविक स्क्रल वर्ल्ड लीडर्स, जो कि 2nd एपिसोड में हमने देखा था, स्क्रल काउंसिल में उन्हें बुलाता है और अपने सुपर स्क्रल प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उसके लिए पहले से ही सैंपल्स जमा कर रखे हैं, जो कि है एक्सट्रीमिस्ट, ग्रूट, फ्रॉस्ट जायंट और कल ऑब्सीडियन के बॉडी पार्ट्स। तो मेरे हिसाब से इन सभी के डीएनए पाना बहुत मुश्किल काम नहीं रहा होगा, क्योंकि जैसा हमें इस एपिसोड में कई बार ये क्लियर कर दिया जाता है कि निक फ्यूरी ने कई सालों पहले से स्क्रल स्पाइस को गवर्नमेंट रैंक्स और शील्ड में भर रखा था ताकि वो हिडन इंटेल फाइंड कर सके, और इसी की हेल्प से वो रैंक्स में भी काफी ऊपर आ गया। और फिर जब उसकी खुद की वाइफ ही ग्रेविक के साथ दे रही है तो कोई और स्क्रल क्यों नहीं चेंज हो सकता। और मेरे हिसाब से उन्हीं स्क्रल स्पाइस में से किसी ने ये सभी डीएनए सैंपल्स ग्रेविक तक पहुंचाए होंगे। आई मीन एक्सट्रीमिस्ट का डीएनए आयरन मैन 3 के इवेंट्स के बाद जब पेपर पॉट से एक्सट्रीमिस्ट को निकाला गया, और फिर जब टोनी स्टार्क के एसेट्स शील्ड ने एक्वायर कर लिए, फिर थॉर द डार्क वर्ल्ड में अर्थ पे आया हुआ वो फ्रॉस्ट जायंट, इसके बाद इन्फिनिटी वॉर में गिरा हुआ वो कल ऑब्सीडियन का हाथ, और एट लास्ट इन्फिनिटी वॉर में ही ग्रूट के टूटे हुए बॉडी पार्ट्स। अब अगर इन सभी डीएनए सैंपल्स पर ध्यान दिया जाए तो ये सैंपल्स काफी ज्यादा मेल खाते हैं फैंटास्टिक फोर की टीम से, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जिसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर के साथ साथ पायरोकिनेसिस यानी कि आग वाली पावर है, कल ऑब्सीडियन और फ्रॉस्ट जायंट जो कि सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ग्रूट जो कि इलास्टिसिटी यानी बॉडी पार्ट्स को मॉर्फ और एक्सटेंड करने की पावर को होल्ड करता है। तो ये चीज काफी सिमिलर है कॉमिक्स से, जहाँ पे स्क्रल्स जो सबसे पहले सुपर हीरोज का डीएनए चोरी करके सुपर बनते हैं वो फैंटास्टिक फोर ही होते हैं। और अभी तक एमसीयू में फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन ना होने के कारण यहाँ पर शायद ये ऑल्टरनेटिव लिया गया है। फिर कॉमिक्स में एक क्लर्ट नाम का स्क्रल होता है जो सिर्फ एक नहीं बल्कि चारों फैंटास्टिक फोर की पावर को होल्ड करता है। और जैसा कि हमने इस सीरीज के ट्रेलर में देखा था कि ग्रेविक ग्रूट की तरह अपने हाथ को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें एक्सट्रीमिस्ट के अलावा भी पावर्स है। और मे भी कॉमिक्स वाले क्लर्ट की जगह यहाँ पर ग्रेविक को उसकी जगह दिखाया जा रहा है। फिर 1998 में निक फ्यूरी वारा के साथ कैफे में मिलता है, जहाँ पे वारा उसे ड्रेकॉव के बारे में कुछ इंटेल प्रोवाइड करती है। और जिनको नहीं पता, ये ड्रेकॉव वही आदमी है जिसने ब्लैक विडो वाला रेड रूम चला रखा था, और ये टाइमलाइन भी उसी वक्त की है जब ब्लैक विडो को निक फ्यूरी शील्ड में ज्वाइन करवाना चाहता था। और ये चीज एक काफी बड़ी आयरनी भी पोज करती है कि निक फ्यूरी जो कि अपनी कंट्री के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे इंसानों के पीछे लगा हुआ था, वो अपनी पूरी दुनिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे स्क्रल्स के बारे में नहीं पता लगा पाया। और ये सीरीज पूरी तरीके से इसी चीज पर बेस्ड है कि हु डू यू ट्रस्ट, क्योंकि निक फ्यूरी ने जिन जिन के ऊपर ट्रस्ट किया आज वही सब उसको धोखा दे चुके हैं, यहाँ तक कि उसकी खुद की बीवी भी, जो कि आगे हमें पता चलता है कि ग्रेविक के साथ ही काम कर रही है। और यहाँ इस सीन में निक फ्यूरी जिस तरीके से वारा के फोन को देखता है तो आई थिंक कि उसका कोई गेम खेलने का मन कर रहा है। आई मीन मे बी वो उसके फोन को ट्रैक करे या कुछ जिसकी वजह से वो स्क्रल हाइडआउट का पता लगा पाए। फिर ग्रेविक और टैलोस की मीटिंग होती है लंदन के नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में, जहाँ ग्रेविक अपने माइंडसेट के बारे में टैलोस को एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि उसे ऐसा नहीं बनना जो सिर्फ जंग के बाद फोटो खिंचाकर क्रेडिट ले जाए, बल्कि उसे ऐसा सोल्जर बनना है जो अपनी आजादी के लिए लड़े। और मे बी ये एक रेफरेंस है निक फ्यूरी का, जैसे निक फ्यूरी ने अपने लिए स्क्रल्स को स्पाई बनाया और बदले में उन्हें उनका प्लेनेट तक भी नहीं लौटा पाया। फिर इन दोनों के बीच काफी हीटेड आर्गुमेंट होने के बाद टैलोस उसके हाथ में चाकू मार देता है, जिसके बाद हमें ग्रेविक की एक्सट्रीमिस्ट वाली रीजनरेटिव हीलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ इस सीन में नोटिस करने वाली बात ये है, यहाँ ये बाकी स्क्रल्स भी ग्रेविक का रूप ले सकते हैं। आई मीन जो हम सब बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, कहीं ये मार्वल वाले वही तो नहीं करने वाले, क्योंकि अगर स्क्रल्स भी किसी और स्क्रल का रूप ले ही सकते हैं तो असल में ये कैसे पता चलेगा कि ये जो स्क्रल हम देख रहे हैं ये रियल में वही वाला स्क्रल है। आई मीन जिस ग्रेविक या टैलोस को भी हम लोग देख रहे हैं, क्या वो असली ग्रेविक और टैलोस है भी? फिर इसके बाद जिस तरीके से गाया फोन ट्रांसफर करती है टैलोस को उस बूढ़े आदमी का रूप लेके, वो काफी स्मार्ट था। और जब ग्रेविक गाया तक पहुंचता है तो हम यहाँ उस आदमी को भी पीछे देख सकते हैं। फिर आगे फ्यूरी और टैलोस के बीच थोड़ी नोकझोंक दिखाई जाती है, जो कि काफी अच्छी तरीके से उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप को एस्टैब्लिश करती है। फिर निक फ्यूरी और टैलोस एक स्क्रल कमांडर के सबमरीन कोड लेने जाते
जाते हैं, जहाँ फ्यूरी ये रिवील करता है कि कोई भी उसे निक नहीं बुलाता। बट वहीं पिछले एपिसोड में ही रोडी उसे निक कहकर बुलाता है और जिसके बाद ही निक फ्यूरी थोड़ा परेशान भी हो जाता है। इसका मतलब रोडी का स्क्रल होना तो पक्का है और इस बात को इस एपिसोड के लास्ट सीन भी कंफर्म कर देता है। जब वारा किसी को फोन करती है ग्रेविक के बारे में पूछने के लिए, तो जो आवाज कॉल पर आती है वो हूबहू डॉन चीडल जो कि रोडी का रोल प्ले करते हैं उनकी तरह होती है। और इतना ही नहीं, मैंने इसे हिंदी में भी देखा और रोडी की डबिंग करने वाले सेम आर्टिस्ट की आवाज उस कॉल पे सुनाई देती है। तो ये चीज तो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि रोडी जो है वो स्क्रल ही है और इसका खुलासा में भी आगे के एपिसोड में हो ही जाएगा। फिर गाया को स्क्रलोस से भागना पड़ता है क्योंकि उसने टैलोस की हेल्प कर दी होती है। और फिर आता है इस एपिसोड का मोस्ट शॉकिंग पार्ट, जहां पर ग्रेविक गाया को मार देता है। बट आई डोंट थिंक शी इज डेड। आई मीन स्क्रल गाया मर सकती है, बट मे बी एमिलिया क्लार्क की कैरेक्टर, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि वो इस सीरीज में मे बी शील्ड एजेंट एबिगेल ब्रांड का रोल प्ले करने वाली हैं। तो हो सकता है गाया अभी तक उसी एजेंट का चेहरा पहनकर घूम रही हो और वो एंट्री लेगी आगे के एपिसोड्स में, क्योंकि हमने कुछ शॉट्स जो ट्रेलर में देखे थे वो इस सीरीज में नहीं दिखाए गए हैं। और मे बी हमें एबिगेल ब्रांड अपनी शील्ड एजेंट्स की एक टीम, जो कि सीक्रेट वॉरियर्स हो सकती है, वो लड़ते हुए देखने को मिले सुपर स्क्रल ग्रेविक से। और इस सुपर स्क्रल को हराने के लिए मे बी उन्हें एक सुपर शील्ड एजेंट की जरूरत पड़े, जो हो सकती है डेजी जॉनसन फ्रॉम एजेंट्स ऑफ शील्ड। और मे बी इस सब में उसका साथ देने के लिए कुछ स्क्रल्स भी पलट जाएं, जो कि मेरे हिसाब से बीटो और वारा हो सकते हैं। तो भाई ये थी वो सारी डिटेल्स इस एपिसोड 3 की जो कि मुझे दिखी। और अगर तुम्हारे पास कोई और डिटेल्स हो इस एपिसोड से रिलेटेड तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और साथ ही साथ ये भी लिख देना कि तुम लोगों को ये ब्रेकडाउन वीडियो कैसी लगी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और मार्वल की सीरीज के ऐसे ही एपिसोड ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे एक स्क्रल से शादी करनी है।